चलिए, रिवीजन के बाद हम लोग जो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर बेस्ड क्वेश्चन है वो करते हैं। ये क्वेश्चंस अगर बोलूँ तो कंपैरेटिवली लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से बहुत छोटे होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो क्वेश्चंस हैं, पहले मैं करता हूँ, आप लोग देखना फिर खुद से करना। तो एक्चुअली क्या है, देखो, मैनुअल क्लासेस पढ़ने का तरीका अलग होता है, रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। क्या होता है पता है, जब मैनुअल क्लासेस होती है तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, 4 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको दे दिए, कल प्रोजेक्टर पे अपन देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से आंसर आए नहीं आए। वो मैनुअल तरीका था मेरे पढ़ाने का। पर आप सोचो कि रिकॉर्डेड क्लास के केस में मेरे को 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए तो अगले दिन कम से कम 4 में से 3 तो करने ही हैं। तो जब मैंने वे ऑफ टीचिंग चेंज किया है होमवर्क को लेके, तो आपको भी करना पड़ेगा। और सेल्फ कंट्रोल रखो, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहो तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि नवंबर का एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, वो तो दिसंबर में चला जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई का अटेम्प्ट ना हो, अगस्त, जुलाई का जो अटेम्प्ट है, अगस्त का जो अटेम्प्ट वो ना हो और वो नवंबर के साथ ही मर्ज कर दें। तो उस केस में तुमको ऐसे लोगों के साथ compete करना पड़ सकता है जो पिछले 1-1.5 साल से सी इंटर की स्टडी कर रहे हैं और हमको उनके साथ में एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो बेटर है कि बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए कि आपको इतना लग्जरियस स्टडी वे मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा तरीका चेंज करो। जब सिचुएशन चेंज हो जाती है तो पढ़ने का तरीका भी चेंज आता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ इफ़ेक्टिवली आपको तभी समझ में आएगा और वो आपके लिए भी इफ़ेक्टिव तभी होगा जब पहली बात तो आप सिंसियर और ईमानदार रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे वर्क को लेके। दूसरी चीज़, आप देखो कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट हुआ है, फिर उसके बाद आप खुद से अटैम्प्ट करके देखो कि हुआ या नहीं हुआ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो मॉड्यूल CA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या बोलता है। प्रकाश Processor Limited went into voluntary liquidation on 31st December 2016। डेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट से पहले के जो 12 मंथ के एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट के ड्यूज़ है वो प्रेफरेंशियल होंगे। व्हेन देयर बैलेंस शीट रीड एज फॉलोज। तो इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में गिवन है 5000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, क्यूमुलेटिव है, नहीं भी लिखा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि क्यूमुलेटिव है। तो 5000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल ऑफ 100 इज फुली पेड अप 5 लाख। ठीक है सर, ये 5 लाख की प्रेफरेंशियल कैपिटल हो गई। ले हो सर, अब दिख जाएगा। 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 75 पेड अप और 7500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज 60 पेड अप। जिसको समझ में आ रहा है पता है, यहाँ पे देर आर 2 कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको A और B बोल दूँ। इसका मतलब यहाँ कॉल और रिफंड पर शेयर निकालना पड़ेगा। 15% डिबेंचर बाय फ्लोटिंग चार्ज इंटरेस्ट, ये कौन सा है बताए, ये अप टू लिक्विडेशन डेट है, जो कि कंपनी को इंसॉल्वेंट हुई तो भी देना पड़ेगा। पैसा तो होना ही चाहिए ना, बट ऑब्वियस है। क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी एंड प्लांट, पेटेंट स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। ये प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लिक्विडेशन डेट तक का ये टोटल लॉस है 281 250। और लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में वही लेते हैं जो रियलाइज़ होता है, और ये रियलाइज़ नहीं होता है। तो ना तो यहाँ पे मैं रिजर्व लूँगा अगर हुआ तो, ना मैं प्रॉफिट एंड लॉस को लूँगा। सिर्फ मुझे क्या लेना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल आती है। हाँ, बैलेंसिंग फिगर जो है वो लिक्विडेशन के बाद का प्रॉफिट लॉस बचता है। और इस लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में भी गांठ बांध लो कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल आती है। मतलब ना तो मैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस ले सकता हूँ, ना रिजर्व ले सकता हूँ, क्योंकि वो रियलाइजेबल नहीं है। यहाँ देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड वर इन एरर्स फॉर 2 ईयर, पिछले 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया, तो अब सरप्लस होगा तो देना पड़ेगा। एंड द क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ ₹38,000। तो क्रेडिटर्स के अंदर तुम्हारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या है, एडेड है, तो इसके अंदर से 38 तुम्हारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। द एसेट रियलाइज एज फॉलोज, द एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, पेटेंट 75, स्टॉक 150, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख। The expense of liquidation 27,250. The liquidator is entitled to a commission of 3% on asset realized except cash.
तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन इज व्हाट 3% ऑफ एसेट रियलाइज बाय लिक्विडेटर assuming that final payment including those on debenture is made on 30th June। तो डिबेंचर होल्डर्स को मिला के सबको पेमेंट कब मिला? 30th जून को मिला। तो ऊपर जो बैलेंस शीट है वो 31 दिसंबर की है और उसके अंदर ये जो इंटरेस्ट है वो अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन है, जो कहाँ तक है दिमाग लगाओ, 31 दिसंबर तक है, वो 31 दिसंबर तक है। और लिक्विडेशन जो हो रहा है, पेमेंट जो हो रहा है वो कब हो रहा है? 30 जून हो रहा है, मतलब 6 मंथ का डिले। तो सॉल्वेंट होगी तो 6 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, कोई सिक्योर्ड नहीं है किसी के अगेंस्ट में कुछ भी? हाँ, मतलब कोई भी ऐसी एसेट्स नहीं है जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को लेके अगर मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, इधर बना दूँ, ठीक है, रुको थोड़ा छोटा हो जाता हूँ। हाँ यार, इतना तो रहने दो यार, फिर तो मैं दिखूंगा ही नहीं। हाँ ठीक है, चलेगा इतना, है ना? चलेगा सर। अब यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ऊँगो मत नालायकों, ये हो गया लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसका बेसिक फॉर्मेट अपना वही रिसीट्स एंड पेमेंट। तो ये रिसीट साइड हो गया और ये पेमेंट साइड हो गया। अब सबसे पहले जब स्टार्ट करोगे तो टू कैश बैंक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैश बैंक में देखो अवेलेबल कितना है? 75,000। तो 75,000 अपन ने लिख दिया। फिर टू रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, टू रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस में देख लो क्या क्या है यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 3 लाख। प्लांट एंड मशीनरी ध्यान रखना ऊपर बुक वैल्यू है। 5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी के बाद पेटेंट्स, पेटेंट्स का वैल्यू गिवन है 75,000 है। पेटेंट्स के बाद में स्टॉक 1,50,000 का स्टॉक है। 150 के स्टॉक के बाद में देखो ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट है 2 लाख। तो ये इतने में ये एसेट्स लिक्विडेटर ने क्या किया? रियलाइज किया, ठीक है। अब लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात करें तो सबसे पहले पेमेंट होता है बाय लीगल एक्सपेंस, और नहीं है तो या तो निल लिख दो या लिखो ही मत। हाँ, जो चीज़ नहीं है मत लिखो। बाय लिक्विडेटर रेमुनरेशन, तो 3% ऑफ एसेट्स रियलाइज बाय लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर ने जितनी एसेट रियलाइज की है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने कितनी कितनी एसेट रियलाइज की है। तो 3 लाख 8,75,000, तो 8,75,000 प्लस 150 प्लस 2 लाख, तो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है 12,25,000। और 12,25,000 का कितना परसेंट है? 3% है। तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन आ रहा है कितना? 36,750 लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है। उसके बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मैंने कहीं देखे थे 27,250। लिक्विडेटर एक्सपेंसेस के बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। देखो मॉड्यूल में किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व किया है, प्रॉपर सीक्वेंस यही है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की अगर बात करें तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिए हुए हैं कितने? 38,000 है। फिर उसके बाद में डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज,
तो क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज में डिबेंचर होल्डर्स में सबसे पहले पेमेंट होगा डिबेंचर्स का, और 15% डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज क्वेश्चन में दिए हुए 2,50,000 है, ठीक है। और इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट में कितना है 37,500। अब डिले इंटरेस्ट का पेमेंट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि कंपनी सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। तो मैंने डिले इंटरेस्ट एक बार लिख दिया। और पता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कैलकुलेटर पे हमेशा देखा करो कि पैसा कितना अवेलेबल है। ऐसा नहीं हो कि अपने पास इधर एसेट्स ही अवेलेबल नहीं है और आप उधर पेमेंट करवाए जा रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास कौन कौन सी कितना अगर मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 75,000 प्लस ये 3 लाख 8 लाख 10 लाख 11 लाख 50,000 प्लस 11 लाख 50,000 प्लस 75,000, तो 13 लाख रुपए का अमाउंट टोटल आया आपके पास। उसमें से 36,750 रेमुनरेशन हो गया, 27,250 एक्सपेंस हो गए, 38,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गया, 11,98,000 बचा हुआ है। उसमें से डिबेंचर हो गया 2,50,000 के डिबेंचर्स हो गए, 13 लाख का पेमेंट था, उसमें से 36,750 माइनस करो, 27,250 माइनस करो, 38,000 माइनस करो, माइनस 2,50,000 के डिबेंचर और माइनस 37,500। मतलब ये हुआ कि यहाँ तक पेमेंट करने के बाद मेरे पास 9,10,500 बचे हुए, और मेरे क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड है वो कम है, मतलब कंपनी क्या है सॉल्वेंट है। तो मैंने चेक कर लिया कैलकुलेटर पे कि कंपनी क्या है सॉल्वेंट है, और कंपनी सॉल्वेंट है इसका मतलब डिले इंटरेस्ट कितने मंथ का 6 मंथ का डिले इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो 2,50,000 का क्या है डिबेंचर्स है जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो डिले इंटरेस्ट आ रहा है 18,750, ठीक है। तो 250 का तो डिबेंचर, 37,500 अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और डिले का 18,750 क्योंकि कंपनी सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे आ रहा है 306,250। फिर उसके बाद पेमेंट कर दो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो टोटल क्रेडिटर्स थे 318,750 माइनस उसमें से 38 प्रेफरेंशियल हो गए थे, तो 318,750 माइनस 38,000 करो तो यहाँ पे आ जाएगा 280। टू 80750 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है बताओ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो देख लेते हैं पैसा कितना बच रहा है, क्योंकि अपने पास 9,10,500 बच रहा था, फिर उसमें से तुमने 18,750 का पेमेंट किया तो 891,750 बच रहा है। फिर उसमें से 280,750 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, मतलब 6,11,000 रुपये बचे हुए हैं। अभी 6,11,000 बचे हुए हैं, प्लस हम लोग शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर पार्टली पेड अप है, तो उनसे जितना पैसा ले सकते हैं वो भी हम लोग पेमेंट कंसीडर कर सकते हैं। 6,11,000 बचा हुआ है। अब तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करूं तो 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और इसमें से 5 लाख माइनस कर दूं तो भी मेरे पास अभी सरप्लस 1,11,000 है। इसका मतलब सरप्लस है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी पेमेंट कर सकते हैं। और मैं अगर यहाँ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेमेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि कंपनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड दोनों को इक्विटी पे क्या है, दोनों को इक्विटी पे क्या है प्रेफरेंस है। तो 5 लाख पे 10% के हिसाब से 1 साल का 50,000 आता है, 2 साल का देखें तो कितना है 1 लाख है। इसका मतलब 6 लाख का मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अमाउंट जो सरप्लस बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 11,000 का सरप्लस बचा हुआ है।
आप अभी तक का जो कलेक्शन है उसमें से अभी तक के जो पेमेंट्स है वो माइनस करोगे तो पता चल रहा है कि सरप्लस है। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कॉल और रिफंड पर इक्विटी शेयर। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कॉल और रिफंड पर इक्विटी शेयर, तो सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 11,000 है, प्लस नॉशनल कॉल करके देख लेते हैं। तो नॉशनल कॉल अगर आप करोगे तो देखो 2500 शेयर्स पे 2500 शेयर पे 25 रुपीज़, तो 2500 इंटू 25 करोगे तो 62,500 तो इनसे आएगा। और सेकंड कैटेगरी है 7500, तो 7500 मल्टीप्लाई बाय कितना 40, तो 7500 मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट इनसे रिसीव हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल सरप्लस कितना हो गया 9,36,000। तो टोटल सरप्लस इज 9,36,000 फॉर 10,000 इक्विटी शेयर। इसका मतलब रिफंड पर शेयर, तो 936 डिवाइड बाय 10,000 शेयर्स, तो ये 93.6 का पर शेयर रिफंड आ रहा है। और अब हम लोग देख सकते हैं दो कैटेगरी हैं जिसको अपन ने नेम दे दिया ए और बी, और रिफंड अपन ने कैलकुलेट किया 93.6 से और माइनस उससे पहले कॉल किया फर्स्ट कैटेगरी पे 25 और सेकंड कैटेगरी पे 40। $62,500 है, फिर गड़बड़ हो रही है। 3,62,500 प्लस 11,000, बहुत गड़बड़ होती है यार। 11,000 प्लस 62,500 प्लस 3 लाख, 3,73,500 डिवाइड बाय 10,000, 37.35। पता है अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर मिस्टेक हो जाती है, क्यों होती है। मुझे क्या लगता है कि जैसे मेरे भी अभी यहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, तो उसका रीज़न क्या रहता है। एक तो क्या है कि हम लोग जब लिखते हैं ना तो वो लिखा हुआ अमाउंट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे ये 62,500 था, पर मैंने इसको जल्दी जल्दी में 6,25,000 पढ़ के कर दिया, तो गलती हो गई। तो अपने को हमेशा अमाउंट को क्या होना चाहिए पता है, नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए, इतना नीट एंड क्लीन कि हमको साफ साफ पढ़ने में आए। तो जल्दी जल्दी में हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, फिर अमाउंट वो हमको पढ़ने में भी कुछ भी आता है। तो मेरा ये रीज़न है गलती होने का। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 37.35 माइनस 25, तो इनको 12.35 का क्या आ रहा है, रिफंड आ रहा है। और 37.35 माइनस 40, तो इस पे 2.65 का क्या आ रहा है, कॉल आ रहा है पर शेयर। तो सेकंड कैटेगरी में जो 7,500 शेयर्स है ना, उन पे तो 2.65 का कॉल है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉल, तो 7,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 2.65, तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2.65, तो ये कुछ 19,875 का कॉल है। और बाय इक्विटी शेयर होल्डर ए कैटेगरी वाले जिनको रिफंड है, तो 2,500 शेयर्स हैं
जिनको एट द रेट ऑफ 12.35 रिफंड है। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 12.35, तो ये कुछ 30875 का क्या है, रिफंड है। तो बस ये क्या होना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए। तो 13 लाख अगर रिसीट साइड की टोटल अगर मैं करूं तो 13,19,875, और इधर भी वही आना चाहिए 13,19,875। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक से ज़्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल था ना, तो पढ़ते वक्त ही पता चल गया था कि एक से ज़्यादा कैटेगरी का इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब अपने को कॉल और रिफंड पर शेयर क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं रिक्वेस्ट वही करूँगा कि अगर आपने देखा हो कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, तो फिर आप खुद से उसको क्या करो, अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। रिक्वायरमेंट देखें ना, तो लास्ट लिखा हुआ है प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ फुल स्टॉप लिमिटेड, कंपनी का नाम ही फुल स्टॉप लिमिटेड है। तो द समराइज बैलेंस शीट ऑफ फुल स्टॉप लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 बिंग द डेट, मतलब ये लिक्विडेशन डेट हो गया आपका। ठीक है, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, बुक डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है, ये नहीं आएगा कंसीडरेशन में। शेयर कैपिटल में 5000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ फुली पेड अप, ये 5 लाख की कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल में देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल में 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 60 पर शेयर कॉल्ड एंड पेड अप, तो 5000 शेयर 60 पेड अप है, और ये 5000 शेयर 50 पेड अप है। तो अगेन फिर बोलूँगा एक से ज़्यादा कैटेगरी है, तो एक से ज़्यादा कैटेगरी, इसका मतलब आपको कॉल और रिफंड कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉशनल कॉल मेथड से। सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई यूज़ नहीं, 10% डिबेंचर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है और ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। तो ये कुल मिला के एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। देख लेते हैं जो स्पेसिफिकली सिक्योर्ड है वो ठीक है, नहीं तो डिबेंचर, फ्लोटिंग चार्ज, बाकी अनसिक्योर्ड। फिर बैलेंस शीट के बाहर लिखा हुआ है प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन एरर फॉर 3 ईयर, पिछले 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब सरप्लस होगा तो देंगे। बाय 31 मार्च 2017 द एसेट रियलाइज आर एस फॉलोज। तो लैंड एंड बिल्डिंग का रियलाइजेशन वैल्यू 620 है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्वेंट्रीज़ का कितना है, 310 है। फिर प्लांट एंड मशीनरी का 710 है, तो थोड़ा सा कॉपी करते समय ध्यान रखना। बुक डेट्स का 660 है, बाकी पीएनएल तो वैसे भी नहीं है। एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस दिए हुए कितने, 86,000 है। देन रेम्युनरेशन ऑफ लिक्विडेटर्स 2% ऑफ एसेट रियलाइज, the remuneration of liquidator is 2% of assets realized, तो इसमें कैश बैंक को इंक्लूड नहीं करेंगे, वैसे भी नहीं है। और इनकम टैक्स पेबल ऑन लिक्विडेशन है 67,000, ये प्रेफरेंशियल में और आएगा। एज्यूमिंग दैट द फाइनल पेमेंट वर मेड ऑन 31 मार्च, मतलब यहाँ डिले नहीं है, क्योंकि ऊपर जो बैलेंस शीट है वो भी 31 मार्च की, और ये बोल रहे हैं कि एज्यूम करो कि 31 मार्च को सारा पेमेंट हो गया, मतलब डिले नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। क्या करोगे इस केस में, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाओगे तो नॉर्मल फॉर्मेट में फटाफट से बना देता हूँ। यहाँ कोई भी ऐसी एसेट्स नहीं है, यहाँ कोई भी ऐसी एसेट्स नहीं है जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड हो। तो यहाँ कैश बैंक से चालू करते हैं, जो है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन फ्रॉम
किस किस से रियलाइज़ हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग 620, इन्वेंट्री 310, प्लांट एंड मशीनरी 7,10,000 और बुक डेटर्स 6,60,000। ये हो गया रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट। लीगल ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखते हो? बाय लीगल एक्सपेंसेस है नहीं। लिक्विडेटर का रेमुनरेशन जितना एसेट रियलाइज किया, तो 6,20,000 प्लस 3,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 6,60,000। ठीक है, इतना एसेट रियलाइज किया और इसका कितना परसेंट देना है? 2%। तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 46,000। लिक्विडेटर रेमुनरेशन आ रहा है कितना? 46,000 का रेमुनरेशन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखते हैं उसके बाद में हम लोग? बाय लिक्विडेशन एक्सपेंस जो कितना है? 86,000 है। तो 86,000 का क्या है? 86,000 का लिक्विडेशन एक्सपेंस है। अब बताओ इसके बाद क्या होगा? एक मिनट है ना, इसके बाद हो जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में एक तो 1,05,000 ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 1,05,000 तो बैलेंस शीट में ही, और 67,000 का इनकम टैक्स है। तो 1,05,000 प्लस 67,000 कितना हो गया? ये 1,72,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद देखो क्या लेते हैं हम लोग? डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर में 10% डिबेंचर हैं, कितने हैं? 2,10,000। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है। उसके बाद पेमेंट करते हैं हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 485 का, और एक ट्रेड क्रेडिटर्स हैं 6 लाख के। इसका मतलब तुम्हारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए 10,85,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद हम लोग पेमेंट किसको करते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो एक बार देख लिया करो पैसा कितना बच रहा है। ऐसा नहीं हो कि अमाउंट ही ख़त्म हो जाए और आप पेमेंट करते जाओ। तो कितना था यहाँ पे? 620 प्लस 3,10,000 प्लस 7,10,000 प्लस 6,60,000। ठीक है, 23 लाख का ये अमाउंट था। उसमें से 46 माइनस हो गया, 86 पेमेंट हो गया, 1,72,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, माइनस 2,10,000 डिबेंचर्स, और माइनस हो गया 10 लाख, माइनस 10,85,000। तो अभी यहाँ तक बचा हुआ है 7,01,000। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले, शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है ना, वो कितना है? 7,10,000 है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख का, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। मतलब इसमें से मैं 5 लाख और पेमेंट कर दूं तो अभी भी 2,01,000 है। और ये क्वेश्चन बोल रहा था कि 3 इयर्स का डिविडेंड क्या है? इन एरियर्स है। तो 5 लाख पे 10% के हिसाब से एक साल का कितना आता है? 50,000 आता है। तो 3 साल का कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स 1,50,000।
तो हम लोग यहाँ पे ये मान रहे हैं कि कैपिटल और डिविडेंड दोनों को इक्विटी पे प्रेफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,50,000 का अमाउंट, ठीक है। और अब मैं अगर इसमें से 150 और माइनस कर दूं तो अब 51,000 अमाउंट बचा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो कॉल और रिफंड तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो अपन लोग यहाँ पे कॉल या रिफंड कैलकुलेट करें तो सरप्लस कितना है 51,000 प्लस नॉशनल कॉल। तो नॉशनल कॉल अगर देखें तो 5,000 इक्विटी शेयर जो 60 पेड अप है तो 40 कॉल करना पड़ेगा, और सेकेंड 5,000 शेयर्स जो 50 पेड अप है उन पे 50 कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख और 250। टोटल सरप्लस 51,000 प्लस 4,50,000, तो टोटल सरप्लस आ रहा है 5,01,000 फॉर 10,000 शेयर। टोटल सरप्लस आ रहा है 5,01,000 फॉर 10,000 शेयर। क्या निकालते हो आप, रिफंड पर शेयर? तो 5,01,000 डिवाइड बाय 10,000, तो 50 पॉइंट रिफंड आ रहा है पर शेयर पे। ठीक है, तो 50 रुपये पर शेयर रिफंड आ रहा है। अब अपन अगर कंपेयर करें दोनों कैटेगरी पे ए और बी, रिफंड 50-50 हो गया और कॉल एक पे 40 था, 50.1 है, तो ये 50.1 और 50.10 और कॉल एक पे था 50। तो फर्स्ट कैटेगरी को रिफंड आएगा 10.10 पर शेयर और सेकंड कैटेगरी में भी रिफंड ही आएगा 0.10 पर शेयर। तो एक फर्स्ट कैटेगरी पे तो 10.10 का रिफंड आ रहा है और सेकंड कैटेगरी पे 0.10 का रिफंड आ रहा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय, क्या लिखोगे? बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स on 5,000 A equity share at the rate of 10.10 और on 5,000 B equity share at the rate of 0.10। 5,000 multiply by 10.10 तो 50,500 और ये 50, तो 51,000 का जो सरप्लस था वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, कर सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। एग्जाम क्वेश्चंस में देखो, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 16 देखो। रिक्वायरमेंट अगर देखें तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 98। ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक साल के अंदर अंदर जो टैक्स, मतलब गवर्नमेंट ड्यूज़ और एम्प्लॉय का सैलरी ड्यू होगा वही प्रेफरेंशियल होगा। ठीक है, फिक्स एसेट्स हेडिंग हो गया, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी पेड इन इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांस हेडिंग है,
उसमें भी करंट एसेट्स हेडिंग है। स्टॉक, डेटर, कैशड, बैंक, ये बैंक हो गया। लोन्स एंड एडवांसेस नील है, बाकी ये प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब ये। इधर देख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में 4000, 14%, 4000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो बाय डिफॉल्ट जब तक क्वेश्चन नॉन क्यूमुलेटिव नहीं लिखे ना, यही मानते हैं कि ये क्यूमुलेटिव है। तो 4000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप, ठीक है। 8000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 60 पर शेयर पेड अप। अब यहाँ देखो एक ही कैटेगरी है, इक्विटी शेयर का एक ही कैटेगरी है। क्या है? 8000 शेयर्स है और 60 कॉल्ड एंड पेड अप है। मतलब मैं पेमेंट करते समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मेरे पास कैश है ना, लिक्विडेटर के पास जितना कैश है वो उससे 8000 मल्टीप्लाई बाय 40 तक ज़्यादा पेमेंट कर सकता है। मतलब 8000 मल्टीप्लाई बाय 40 मतलब 3,20,000 तक हम ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं। मतलब मेरे पास अगर 10 lakhs अवेलेबल है ना, तो इस क्वेश्चन में मैं 13,20,000 तक का पेमेंट करा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 8000 शेयर्स इक्विटी के जो 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू के वो 60 पर शेयर पेड अप है। मतलब 40 रुपीज़ तक हम उनसे कॉल कर सकते हैं। तो 8000 इंटू 40 मतलब लिक्विडेटर के पास जितना पैसा है, जितना कैश है, उससे वो 3,20,000 तक ज़्यादा पेमेंट करवा सकता है, क्योंकि वो पैसा शेयर होल्डर से ले लेगा वो। रिजर्व्स एंड सरप्लस नील होते तो भी कोई मतलब नहीं। 14% डिबेंचर हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अबाउट डिबेंचर, तो ये अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन है। इंसॉल्वेंट होगा तो भी देना पड़ेगा। ऑल्सो हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज। लोन ऑन मोर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये देखो लोन लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में क्या है? सिक्योर्ड है, और अनसिक्योर्ड लोन नील है। करेंट लाइबिलिटीज आप सन्ड्री क्रेडिटर है 1,17,800। ऑन 31 मार्च 98 बैलेंस शीट डेट ऊपर जो दी हुई वही डेट है। ऑन 31 मार्च 98 द कंपनी वेन इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। द डिविडेंड ऑन 14% प्रेफरेंस शेयर वन इन एरर फॉर 1 ईयर। अगर पैसा होगा तो सरप्लस हुआ तो देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अमाउंट्स टू 30,000, ठीक है। एसेट रियलाइज लैंड बिल्डिंग, इन दोनों के अगेंस्ट में लोन था, तो लैंड एंड बिल्डिंग से जो रियलाइज होगा ना, ये वाला, ये लैंड एंड बिल्डिंग से जो रियलाइज होगा उससे लोन का रीपेमेंट होगा। प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, ये सब एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस है। एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 29,434। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 2% ऑन एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश बैंक, ठीक है। और 2% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के पेमेंट पे रेमुनरेशन नहीं देंगे। ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30 जून, सारे पेमेंट्स 30 जून हुए। तो ऊपर बैलेंस शीट देखो 31 मार्च की है, और सारे पेमेंट कब हुए? 30 जून को हुए। इंटरेस्ट ऑन मोर्गेज लोन शेल बी इग्नोर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब मोर्गेज लोन पे डिले इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है, पर डिबेंचर्स पे करना पड़ेगा अगर कंपनी के पास पैसा हुआ तो। डिले इंटरेस्ट, सॉल्वेंट हुई तो डिले इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पे कॉल या रिफंड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा इस क्वेश्चन में क्या बताया? 8000 इक्विटी शेयर हैं, 60 कॉल्ड एंड पेड अप है, मतलब 40 रुपीज़ आप कॉल कर सकते हो। तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 40 मतलब 3,20,000 तक मैं एक्सेस पेमेंट करवा सकता हूँ। मेरे पास 320 शॉर्ट भी है ना, तो मैं पेमेंट साइड में 320 एक्सेस पेमेंट करा के कॉल करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट, जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट होता है ना कैश बैंक अकाउंट से, तो सबसे पहले कैशड बैंक ढूंढ लो। तो क्वेश्चन में कैशड बैंक आपको दिया हुआ है कितना है? 60,000 है।
ठीक है, कैशड बैंक के बाद देखो यहाँ पे टू कैशड बैंक लिख सकते हो, फिर टू रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस, तो लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दो। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी से रियलाइज हो रहा है 5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी के बाद पेटेंट्स से रियलाइज हो रहा है 50,000। पेटेंट्स के बाद स्टॉक से 160, फिर डेटर्स 2 लाख। तो लैंड बिल्डिंग तो उसमें चले जाएंगे, फिर प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, स्टॉक, डेटर, कैश बैंक ले ही लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखेंगे टू रियलाइजेशन फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड से रियलाइज हो रहा है, नीचे गिवन है कितना 80,000, और बिल्डिंग से रियलाइज हो रहा है 2 लाख, और माइनस इसमें से आपको पेमेंट करना है मोर्गेज लोन 150। अगर इस पे कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होता तो वो भी सिक्योर्ड काउंट होता। तो 2,80,000 का उसमें से 150 क्या करो माइनस कर दो, तो सरप्लस बच गया 130 का लैंड एंड बिल्डिंग से। ठीक है, अब कॉल की ज़रूरत पड़ेगी तो ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। फिर लीगल सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाय लीगल एक्सपेंस, तो वो है नहीं। फिर यहाँ पे लिखना है लिक्विडेटर का रेमुनरेशन। तो लिक्विडेटर का रेमुनरेशन जो है ना वो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, द लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ, दिख रहा है, द लिक्विडेटर इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 2% ऑन एसेट रियलाइज एंड 2% ऑन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो एसेट रियलाइज का 2% तो दे ही सकते हो, 2% ऑन एसेट्स रियलाइज। अब यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि जो लैंड एंड बिल्डिंग को किसने रियलाइज किया। अगर सोचो लैंड एंड बिल्डिंग को लिक्विडेटर ने रियलाइज किया तो 280 को लेना पड़ेगा। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने अगर सेल किया तो फिर 130 पे लेना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो भी मानोगे नोट डाल देना। तो अगर मैं जैसे मानता हूं, जैसे 5 लाख हो गया, ये तो लिक्विडेटर ने सेल किया ना, 5 लाख, फिर 50,000, फिर 1,60,000, फिर 2 लाख, तो 9,10,000। ये 9,10,000 तो लिक्विडेटर ने ही सेल किए। मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ये मान रहा हूँ कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको भी रियलाइज़ किसने किया, लिक्विडेटर ने। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2,80,000 को काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल 11,90,000 की एसेट्स है, इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, ये मानते हुए कि लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किसने किया, लिक्विडेटर ने सेल किया। और इस पे कितना परसेंट देना है अपने को, 2%। तो इसका 2% मेरे केस में 23,800 आ रहा है। और एक और देना है आपको, क्या चीज़ है, 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। वो तभी दे पाएंगे जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा। अब लिक्विडेटर रेमुनरेशन के बाद में पेमेंट होता है लिक्विडेशन एक्सपेंस का। लिक्विडेशन एक्सपेंस मेरे को नीचे वाले पैराग्राफ में दिख रहे हैं, 29,434 ये लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गए। फिर उसके बाद में पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। तो क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ था, बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है, द क्रेडिटर्स इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अमाउंट्स टू 30,000। तो 30,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया। फिर उसके बाद में पेमेंट होता है डिबेंचर होल्डर्स को। तो डिबेंचर होल्डर्स को एक तो पेमेंट होगा डिबेंचर्स का, 14% डिबेंचर का अमाउंट दिया हुआ है 2,30,000। एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन 32,200। और डिले इंटरेस्ट जो है, क्योंकि नीचे यहाँ लिखा हुआ है
ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30 जून और ऊपर जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च तक की है, तो 3 मंथ का डिले इंटरेस्ट है। तो वो 3 मंथ का डिले इंटरेस्ट तभी ले सकते हैं जब कंपनी क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ तक पेमेंट के बाद क्या बच रहा है। ठीक है, तो सम करूँगा तो मैं 60,000 प्लस 11,90,000 माइनस उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर माइनस कर दो 150। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो अभी अमाउंट बच रहा है वो 11 लाख का टोटल है, उसमें से 23,800, हाँ ये भी निकालना है अभी अपने को, ये वाला अमाउंट 23,800 माइनस कर दो, 10,76,200 बचा। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस ले लो 29,434, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 30,000, फिर उसके बाद में 2,30,000 माइनस 32,200, कुछ 7 लाख समथिंग कुछ बच रहा है। और अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं वो 1,17,800 के, उसमें भी 30,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, मतलब सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 2,30,000 के डिबेंचर पे, ये क्वेश्चन ख़त्म करते हैं चलो एक बार। 2,30,000 के डिबेंचर्स पे 14% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कुछ 8050 का डिले इंटरेस्ट आ रहा है। कैसे निकला? 2,30,000 के डिवेंचर्स हैं, उनका 14% पर एनम 32,200 है, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स। कौन से 3 मंथ्स? अप्रैल, मई और जून। तो 8050 का ये डिले इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सारा पेमेंट किसको हो गया? डिवेंचर होल्डर्स को। अब पेमेंट करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो लाइबिलिटी साइड में देख लो, ये डिवेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ये पेमेंट हो ही गया, लोन का पेमेंट हो गया। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में अगर आप देखोगे ना तो 1,17,800 में से 30,000 प्रेफरेंशियल है जिनका पेमेंट हो गया। तो 1,17,800 माइनस 30,000, तो 87,800, और इस 87,800 का 2% रेमुनरेशन देना पड़ेगा, 1,756 लिक्विडेटर को रेमुनरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे इसके बाद में पेमेंट किसको करवाना है? हाँ बच्चों, ठीक है, अब इसके बाद पेमेंट किसको करवाते हैं बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको क्या करना है? पेमेंट करवाना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर पैसा हुआ तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो अगर मैं जैसे कितना पैसा अवेलेबल है, कितना अमाउंट अवेलेबल है, मैं रिसीट साइड का टोटल ले रहा हूँ। तो 60,000 प्लस 550 प्लस 160 और 2 लाख 360 प्लस 280 माइनस 1,50,000, तो टोटल 11 लाख रुपए अवेलेबल हैं इनके पास। अब ये 11 लाख से भी ज़्यादा पेमेंट करा सकते हैं। कितना ज़्यादा करवा सकते हैं पता है? 11 लाख से भी ज़्यादा ये कितना पेमेंट करवा सकते हैं? 3,20,000 तक का पेमेंट करा सकते हैं, क्योंकि उतना पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल कर सकते हैं। चलो 1 बाय 1 माइनस करते हैं। माइनस 11 लाख में से माइनस करना है 23,800 माइनस 1,756 माइनस 29,434 माइनस 30,000 माइनस 2,30,000 डिबेंचर्स माइनस 32,200 इंटरेस्ट माइनस 8050 और माइनस 87,800। तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ तक
656960 बचा हुआ है। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 4 लैक्स। तो 4 लाख की तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट कर दो और उसके बाद भी अपने पास सरप्लस बचेगा। और ये कह रहे हैं कितने साल से? 1 साल का डिविडेंड इन एरियर्स है। तो 4 लाख पे 4 लाख पे कितना? 14%। तो 56,000 का डिविडेंड 1 ईयर का आ रहा है, तो 4,56,000 का पेमेंट कर दो। ठीक है, तो कितना बच रहा था अपने पास? 656960 में से 4,56,000 आप माइनस कर दो, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा हुआ है 2,00,960 मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, और पर शेयर कितना निकालोगे? तो 2,00,960 बच रहा है, और नंबर ऑफ शेयर कितने? 8,000। तो डिवाइड बाय 8,000 करना है, तो ये एट द रेट ऑफ 25.12 पर शेयर रिफंड आ रहा है। टोटल मार लेते हैं 23,800 प्लस 1756 प्लस 29,434 प्लस 30,000 प्लस 2,30,000 प्लस 32,200 प्लस 8050 प्लस 87,800, ठीक है, प्लस 4,56,000 और प्लस 2,00,960 11 लाख। तो ये भी इधर 11 लाख है। यहाँ पे कॉल और रिफंड पर शेयर क्यों नहीं कैलकुलेट किया? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक ही कैटेगरी का क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो भी पैसा बचा है वो उनको रिफंड हो गया, और शॉर्टेज होती तो कॉल हो जाता। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है, तो नीचे एजम्पशन डाल देना, नीचे आप एजम्पशन डाल देना, इट इज़ एज्यूम दैट लैंड एंड बिल्डिंग इज सोल्ड बाय लिक्विडेटर। तो अपन ने माना है कि लैंड एंड बिल्डिंग को लिक्विडेटर ने सेल किया, इसलिए हम लोगों ने रेम्युनरेशन की कैलकुलेशन में क्या किया? लैंड एंड बिल्डिंग को भी इंक्लूड किया है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ? 16। इजी है बहुत। अब ये देखो, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 17, The following is the balance sheet of Y Limited as at 31st March 94। 31st March 94 डेट ध्यान रखा करो। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या है। अगर हम लोग देखें तो फिक्स एसेट्स हेडिंग है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। करंट एसेट्स हेडिंग जिसमें स्टॉक डेटर पीएनएल से कोई लेना देना नहीं। कैश 60,000 है, सेम जैसे ही लग रहा है। 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 175 पेड अप, ठीक है, और 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 160 पेड अप। तो यहाँ पे ये ए कैटेगरी और बी कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर है, मतलब कॉल और रिफंड पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर 2,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज फुली पेड अप, बाय डिफॉल्ट क्यूमुलेटिव मानेंगे। 10% डिबेंचर्स हैं, ये 10% डिबेंचर ये प्रेफरेंस शेयर हो गया, हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज, उस पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो ये तो कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो भी देना पड़ेगा क्रेडिटर से पहले, और ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। On that date, the company went into voluntary liquidation. The dividend on preference share were in error for last 2 year। 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया, तो अगर पैसा हुआ तो 2 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा। Sundry creditors include a loan of 90,000 on mortgage of land and building। तो इसमें से 90,000 सिक्योर्ड है, और 4 लाख का जो अमाउंट है वो क्या है? अनसिक्योर्ड है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में से क्या होगा? पेमेंट होगा, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर आ गया। उसके बाद लिखा इंटरेस्ट एक्रूड ऑन लोन और मॉर्गेज ऑफ बिल्डिंग अप टू द डेट ऑफ पेमेंट अमाउंट्स टू 10,000। तो जब आप मॉर्गेज लोन का पेमेंट करोगे तो 10,000 आपको उस पर क्या होगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन 4,600। द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन 3% ऑफ ऑल द एसेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश बैंक, ठीक है। The liquidator is entitled to remuneration 3% on all the asset realized except cash bank and 2% on the amount distributed among the equity shareholder। देखो क्या बोला है यहाँ,
तो एक तो 3% रेमुनरेशन है जितनी भी एसेट रियलाइज करोगे, और ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो फाइनली पेमेंट होगा ना, उसका 2% है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट्स टू 30,000, मतलब इसमें से तुम्हारा प्रेफरेंशियल भी है, तो ये तो हो गया तुम्हारा सिक्योर्ड 30, और क्या है, प्रेफरेंशियल है, तो जो बचेगा वो अनसिक्योर्ड बचेगा। ऑल पेमेंट्स वर मेड ऑन 30th जून, प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ऊपर बैलेंस शीट देखो 31 मार्च तक की है, तो 30th जून तक का डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, आप खुद से अटेम्प्ट करो, फिर देखना, मस्त हो रहे हो तुम लोग। हाँ जी, ये क्वेश्चन और ये अपना आंसर, तो चालू अपन कहाँ से करते हैं। रुको, ये लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, सॉरी लिक्विडेटर स्टेटमेंट हम लोगों ने बना लिया फाइनल अकाउंट। तो चालू हम लोग करते हैं कैश बैंक से, तो जैसे टू बैंक बैलेंस आ गया कितना, 60,000। फिर बैंक के बाद में देखो क्या लिखते हैं बैंक के बाद में, रियलाइजेशन फ्रॉम, एक मिनट, एक ही एसेट से जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। तो लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ दो, उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी 360, स्टॉक 120, फिर डेटर्स 160। तो रियलाइजेशन फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, उसके बाद में रियलाइजेशन फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हुआ 340। अब माइनस इसमें से लोन कितना है देखो, 90,000 का लोन है, और उस पे पेमेंट डेट तक का इंटरेस्ट 10,000 है, वो भी सिक्योर्ड ही होगा। तो ये बच गया 2,40,000 का सरप्लस लैंड एंड बिल्डिंग से। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। एक बार यहाँ तक का अगर मैं टोटल मार लूँ, साइड में लिख लूँ, तो 60,000 प्लस 360 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 2,40,000, मतलब टोटल अवेलेबल, यहाँ टोटल अवेलेबल 940 है अभी तक। ठीक है, और आप इससे ज़्यादा भी पेमेंट करवा सकते हो पेमेंट साइड में, क्यों, क्योंकि हमारे शेयर्स है वो पार्टली पेड अप है। अब पेमेंट करोगे तो सबसे पहले पेमेंट किसको होता है, लीगल एक्सपेंस तो है नहीं, तो बाय लिक्विडेटर रेमुनरेशन। तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन मैंने पढ़ा था 3% ऑफ एसेट रियलाइज, 3% ऑफ एसेट्स रियलाइज। तो जितनी भी एसेट्स लिक्विडेटर ने सेल की उसका कितना लेना है, 3% लेना है। तो बैंक नहीं लेना है, मना किया है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो 360
प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000 और प्लस 3,40,000, ये मानते हुए कि लैंड एंड बिल्डिंग को भी सेल किसने किया, लिक्विडेटर ने किया, और इसका कितना परसेंट लेना है, 3%। तो ये 29,400 आ रहा है। और एक और है 2% ऑफ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। 2% ऑफ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये बाद में निकालूंगा मैं। उसके बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस नीचे 4600 कहीं पे गिवन है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट कहीं पढ़ा था मैंने। क्रेडिटर्स इंक्लूड इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट है 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको पेमेंट करना होता है क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। किसको पेमेंट करोगे, डिबेंचर होल्डर्स को। तो डिबेंचर होल्डर्स में अगर मैं बात करूं तो एक तो 10% डिबेंचर है 2 लाख, एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन है 10,000, और एक आपको लेना पड़ेगा डिले इंटरेस्ट अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो आप देख लो यहाँ तक पेमेंट करने के बाद कितना बच रहा है। तो वैसे तो सॉल्वेंटी होगी क्योंकि 9,40,000 समथिंग कुछ ये है, सॉल्वेंटी है, कैलकुलेट करोगे तो भी वही आएगा। तो बेटा 2 लाख रुपीज़ के डिबेंचर पे 10% के हिसाब से 20,000 होता है, डिवाइड बाय 12, और कितने मंथ्स का देना है, अप्रैल मई जून। 5,000 का डिले इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हो जाएगा। और बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देखो बैलेंस शीट में टोटल क्रेडिटर्स 490 हैं, उसमें से 90,000 सिक्योर्ड है जिनका पेमेंट हो गया, 30,000 प्रेफरेंशियल है जिनका पेमेंट हो गया, तो बाकी बच रहे हैं 370। अब यहाँ तक एक बार देख लेते हैं कितना बच रहा है। तो टोटल है 940 का अमाउंट अवेलेबल है, माइनस 29,400 रेम्युनरेशन, माइनस 4600 का एक्सपेंस, माइनस 30,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, माइनस 2,15,000 डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट हुआ, माइनस 3,70,000 अनसिक्योर्ड, मतलब यहाँ बच रहा है 291 का अमाउंट बच रहा है। तो शेयर होल्डर्स के लिए 291 बच रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 2 लाख की, 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। और डिविडेंड नीचे क्या लिखा हुआ है, द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वर इन फॉर लास्ट 2 ईयर, 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया। तो अब अगर सरप्लस है तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो 2 लाख पे 10% के हिसाब से 1 साल का 20,000 होता है, तो 2 साल का 40,000 देना पड़ेगा। तो ये पेमेंट करने के बाद अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो बच रहा है वो 51,000 है। तो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 51,000 है। तो रेम्युनरेशन निकालना पड़ेगा। क्या है रेम्युनरेशन, 2% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब कोई लॉजिकली समझना चाहे ना तो इसी में से इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना और इसी में से रेम्युनरेशन देना है। तो 100 रुपये का 100 रुपये इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे तो 2 रुपये रेम्युनरेशन, इसका मतलब ये अमाउंट 102 है। तो रेम्युनरेशन निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, रेम्युनरेशन ये जो निकाल रहे हैं तो 51,000 डिवाइड बाय 102 इंटू 2, तो 51,000 डिवाइड बाय 102 इंटू 2 1,000। तो 51,000 में से 1,000 का रेम्युनरेशन किसको दे दिया,
लिक्विडेटर को। और अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बच गया? 50,000। और अगर क्वेश्चन में एक ही कैटेगरी होती तो 50,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देते। अब क्या एक से ज़्यादा कैटेगरी है, इसलिए आपको कॉल और रिफंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉल और रिफंड पर शेयर बाय नॉशनल कॉल मेथड। तो अगर मैं सरप्लस की बात करूं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना सरप्लस बच रहा है, तो 50,000 बच रहा है। प्लस नॉशनल कॉल। तो नॉशनल कॉल में 2000 इक्विटी शेयर्स पे कितना कॉल करोगे? 25। और 6000 इक्विटी शेयर पे कितना कॉल करोगे? 40। तो 2000 इंटू 25 के हिसाब से 50,000 तो ये हो गया, और 240 ये हो गया। 6000 मल्टीप्लाई बाय 40, 240 प्लस 50,000 प्लस 50,000, 340। अब 3,40,000 जो सरप्लस है वो कितने शेयर्स के लिए? 8,000 के लिए। रिफंड पर शेयर कैलकुलेट करोगे तो 3,40,000 डिवाइड बाय 8,000 शेयर्स, 42.5। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, रिफंड 42.5, 42.5, और उससे पहले कॉल 25 और 40। तो दोनों पे रिफंड आएगा। तो एक पे तो 17.5 का रिफंड है और एक पे 2.5 का रिफंड है। तो 2000 शेयर पे तो 17.5 रिफंड करना है और 6000 शेयर पे 2.5। तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर 2000 ए इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 17.5। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 17.5, तो 35,000 तो ये हो गया। ठीक है। और बी कैटेगरी पे कितने? 6,000 शेयर्स हैं। $6,000 बी इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 2.5, 15,000। तो बस ठीक है। 50,000 में से 35,000 ए कैटेगरी को पेमेंट हो गया और 15,000 बी कैटेगरी को पेमेंट हो गया। ये तुम्हारा रेमुनरेशन कैलकुलेशन लिक्विडेटर का। बाकी ये क्वेश्चन हो गया। तो ये कॉल और रिफंड पर शेयर हो गया। समझ में आया? खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखो, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है बेटा।